हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बात करेंगे बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में बात करेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार से बंगाल पे अपना कब्जा करते हैं। बंगाल एक प्राचीन काल से समृद्ध प्रांत रहा है, इसलिए सभी लोगों की दृष्टि बंगाल पे रही है। चाहे ठीक है, मौर्य साम्राज्य की बात हो, दिल्ली सल्तनत की बात हो या औरंगजेब की बात हो, ठीक है, तो ये बंगाल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ रहेगी ना, ये पेड रहेगी, क्योंकि ये जो मैं मेरा मेहनत कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है इतना शॉर्ट नोट्स बनाना और फिर आपको ये डिलीवर करना। ठीक है, कुछ भी डिलीवर करना तो चलिए बनता है कि फ्री में दे सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को भी एक थोड़ा बहुत रहता है ना कि यार हाँ, अपन इतना कुछ अच्छा चीज़ दे रहे हैं तो यार कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे भी अंदर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरा भी ये काम है कि यूट्यूब पे आके मतलब कोई मिस गाइड करना नहीं है, गलत कंटेंट पढ़ाना नहीं है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ अगर मैं परोस रहा हूँ तो उसका मतलब वो थोड़ा बहुत कॉस्टली तो होता है। कुछ भी अगर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो आप ही बताइए मैं क्या परोसूंगा। फ्री का कंटेंट ही परोस दूंगा फिर। और फ्री में फिर आप ही जानते हो कि किस टाइप से कंटेंट होता है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो पढ़ा दिया चल ठीक है, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, कुछ भी पढ़ा दूंगा। ऐसे तो किताबें ला के आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए है ना, थोड़ा सा देखिए आप लोग, सोचिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। मैसेज करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे पीडीएफ करके। और देखिए, ये पीडीएफ आपको लेना ही है आखिरकार, क्योंकि आप अगर इस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं और अगर आप फिर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये कंफर्म मान के चलिए। क्योंकि ये मेरी पीडीएफ है ना, शॉर्ट नोट्स है। ये एग्जाम टाइम पे बार बार रिवीजन करने के लिए लॉन्ग नोट्स होते हैं, ये किताबें होती हैं, उनको बार बार नहीं पढ़ा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवीजन होता है शॉर्ट नोट्स से। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इस टाइप से मेरे नोट्स हैं। अगर आप इनको एक बार वीडियो में पढ़ लेते हो, उसके बाद में आप कोशिश करोगे कि याद हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे अपन रिवीजन कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए पीडीएफ लेना ही पड़ेगा। और पीडीएफ लेकर के आप बार बार इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये इंट्रो वीडियो में दोबारा से बनाया हूँ, मेरा आवाज़ नहीं आ पा रही थी उसमें, इसीलिए आपको एक चीज़ बताने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था 28 सितंबर को, यूरोपियों का आगमन वाला। इससे पीवाईक्यूज लिए थे मैंने घटना चक्कर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, कोई भी एग्जाम। ये मैंने इसमें एनालिसिस देखा है यूरोपियों का आगमन पीवाईक्यूज वाला। 254 लोग इसको देखे हैं, 254 लोग इस वीडियो को देखे हैं, वो सब्सक्राइब किए हैं ओनली 3। भाई, इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट के बराबर मान सकते हैं। 254 में से 3 लोग, 251 लोग इसको देख लिए हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किए। आप ही सोचिए मुझे कहाँ से मोटिवेशन आएगा। इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इसको कंटिन्यू रखिए वीडियो को, हमें पीडीएफ चाहिए, आपका नोट्स बहुत अच्छा है, बहुत ही कम टाइम में आप टॉपिक करवा दे रहे हैं। देखिए, यूरोपियों का आगमन वाला ये जो टॉपिक है ना, कहीं भी कोचिंगों में चले जाना, कम से कम 5 दिन लेते हैं आपके। 5 दिन, 10-10 घंटे पढ़ाते हैं यूरोपियों का आगमन। वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि फेकोलॉजी कर रहा हूँ भाई, मैं आपको ये देखिए ना, यूरोपियों के आगमन का थ्योरी का टॉपिक कराने के बाद में मैंने जितने भी एग्जाम्स है, बीपीएससी है, यूपीएससी, यूपीपीएससी है, आरपीएससी है, एओ, आरओ, ठीक है, इतने जितने भी इनके पीवाईक्यू है, देखिए मैं खुद से नहीं लिया हूँ, सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो ना, ठीक है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। वो एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको आप खुद कर ले रहे हैं। ये अगर मेरा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो फिर कोचिंग में जाकर के 10 घंटे देने से आपको क्या मतलब बनता है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से करा हूँ, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, ऐसे नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप उसको कंटिन्यू उस नोट से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप पहले थ्योरी का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन वाला देखिए। अगर थ्योरी पढ़ के आपके क्वेश्चन बन रहा है उसके बाद तो मान लोगे ना कि हाँ अच्छा कंटेंट है। और भाई, अच्छा कंटेंट है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दिया जा सकता, ये सबको पता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वही परोस सकता है जो जिसमें कुछ दम वाली बात ना हो। इसीलिए मैं आप सब लोगों से मेरा यही ही बोलना है कि देखिए, मैंने ये एनालिसिस निकाला है मेरे यूट्यूब का, 254 पे 3 सब्सक्राइबर मिल रहा है। इसके साथ में मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था 27 सितंबर को, यूरोपियों का आगमन थ्योरी का पार्ट 2 था ये। इस पे मेरे को व्यू मिला है, आज 29 तारीख है, 9:15 जब स्क्रीनशॉट लिया था तब की है। अभी का टाइम तो 11:40 हो रहा है, ठीक है, रात का। लेकिन उस टाइम पे व्यू थे 154 पे सब्सक्राइबर मिला है एक। अब आप खुद लोग सोचिए थोड़ा बहुत कि 154 पे एक सब्सक्राइबर मिला है, मैं देखूंगा तो मुझे कितना डीमोटिवेशन फील होगा कि यार 154 लोग इस वीडियो को देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब किया है सिर्फ एक। अब आप ही बताइए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कंटिन्यू वीडियो चाहिए, कंटिन्यू पीडीएफ चाहिए, शॉर्ट नोट्स है आपका बहुत अच्छा है। अगर मेरे को डीमोटिवेशन फील होगा तो मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। इसीलिए मेरा ये बोलना है कि आप सब लोग इस वीडियो को है ना सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट था आप सब लोगों से कि सब्सक्राइब करो वीडियो को। जो भी लोग देख रहा है, जितने भी व्यू आ रहे हैं, कम से कम उसके आधे तो करो।
आपका ये कर्तव्य है, ड्यूटी बनती है कि आपको अगर कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी यहाँ पे पढ़ा के चला जा रहा हूँ और ऐसे ही सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए, एक अच्छा कमेंट डालिए, जो आपको पसंद हो ऐसा कमेंट कीजिए, ठीक है। जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे वीडियो होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि रिवीजन कर सके एग्जाम टाइम पे, वो कमेंट कीजिए। शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे या स्टेटस लगा सकते हैं, किसी किसी भी टाइप से इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा व्यू, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे को एक वीडियो से मिलेगा तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। इसी के साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ, अपने 2 क्लासें पिछले 2 से 3 क्लासों में मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक आता है सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये वाला टॉपिक का आपने थ्योरी कर लिया है अच्छे से, ठीक है। ये थ्योरी है शॉर्ट नोट्स के साथ, एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से मतलब 20 मिनट में इसको रिवीजन कर सकते हैं पूरा। शॉर्ट नोट्स के साथ में थ्योरी कर लिया है, ब्रिटिश वगैरह सब कर लिया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स से वन लाइनर भी करवा दिया है इसका, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद में जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस टॉपिक के, वो सारे पीवाईक्यूज करते हैं। यही अपना आगे का फॉर्मेट रहेगा, जो पहले टॉपिक का उसका थ्योरी होगा, उसका फिर वन लाइनर होगा और उसका फिर पीवाईक्यूज रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आज अपना जो टॉपिक रहेगा बंगाल वाला रहेगा। किसी को भी जरूरत है तो पीडीएफ की इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और सबको बोल रहा हूँ भाई जो भी देख रहा है वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक शुरू करते हैं, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। अंग्रेजों का कब्जा को मतलब कि ये अंग्रेजों का आधिपत्य से देख सकते हैं कि अंग्रेज वहाँ पर किस तरह से अपने आप को सेटलमेंट करते हैं। उसमें अपन को देखिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक तो भूमिका, जिसका बैकग्राउंड देखना है बंगाल, ठीक है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जितने भी नवाब थे, ठीक है, जो नवाब लोग थे इंपॉर्टेंट बंगाल पे, उनको पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। साथ ही साथ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिराजुद्दौला बंगाल के लिए, उसको एक अलग से पढ़ना है। उसके बाद में बंगाल की ब्रिटिश जीत, कि बंगाल को ब्रिटिश लोग किस प्रकार से जीत लेते हैं, ठीक है, वो सारे इस टॉपिक इसमें पढ़ लेंगे। सिराजुद्दौला वाला इसमें पढ़ना है। देखिए बात करते हैं भूमिका के बारे में। किसकी भूमिका देख रहे हैं? बंगाल। बंगाल की भूमिका में क्या देखने को मिलता है? अपन को देखने को मिलता है कि बंगाल जो है ना, प्राचीन काल से एक समृद्ध प्रांत रहा, प्राचीन काल से एक समृद्ध एरिया, क्योंकि जो ज़्यादा समृद्ध एरिया रहेगा उसी पे अंग्रेजों की नजर जाएगी, उनको सबसे ज़्यादा व्यापार से लाभ कमाना है। तो ये प्राचीन काल से समृद्ध प्रांत, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी अपन को अभिलेखों से मिलती है कि ये समृद्ध था। मौर्य जो साम्राज्य के अधीन जितने भी एरिया था, ये पहले बंगाल के अंडर में आते थे। बात करते हैं दूसरी बात, ये हो गया बिल्कुल प्राचीन काल का बात। उसके बाद में अगर देखते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बलबन और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को विजिट किया था, मतलब बंगाल को जीता। साथ ही साथ अकबर के शासनकाल में भी बंगाल लंबे समय के लिए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। मतलब मुगल जो लोग थे वो भी बंगाल पे नजर बनाए हुए थे और बंगाल को अपने मतलब अंडर ले रहे। इसका सीधा सा बात का पता चलता है कि बंगाल काफी समृद्ध था। उसके बाद में और देखते हैं कि औरंगजेब ने सन 1700 AD में क्या मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान घोषित किया, ठीक है। दीवान, बंगाल का दीवान घोषित किया। दीवान का मतलब होता है जो टैक्स वैक्स लेने वाला। जो अकबर ने एक बार दीवान लगाया था सबसे पहले, तो उसका काम होता टैक्स कलेक्ट करना, उसी के नाम पे आगे थोड़ा दीवान घोषित किया इसको मुर्शिद कुली खान। और उसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1722 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब औरंगजेब था तब तक तो ये वहाँ का दीवान बन के रहेगा, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? 1722 के अंदर मुर्शिद कुली खान ने, इसी ने बंगाल की स्वतंत्रता घोषित कर दी। मतलब कि हम अब स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, ठीक है, नवाब। इसमें मुर्शिद कुली खान। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नवाब। देखिए ये अपना भूमिका होगी कि बंगाल पे अंग्रेज क्यों आना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही समृद्ध प्रांत रहा। दिल्ली सल्तनत भी उसमें नजर बनाए रखी थी, औरंगजेब भी उसमें नजर बनाए रखा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नवाब, जितने भी इंपॉर्टेंट नवाब हैं अब उनको पढ़ना कौन कौन सा है। देखिए मुर्शिद कुली खान, ठीक है, इसके बारे में अपन ने देखा। पहली बार स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने, 1707 से 1727 तक, इसको पढ़ना है। फिर सुजाउद्दीन को पढ़ना है 1727 से 1739 तक। फिर अली वर्दी खां को पढ़ना है 40 से 56 तक। और फिर सिराजुद्दौला को पढ़ना है 56 से 57 तक। फिर मीर जाफर को 57 से 60। फिर मीर कासिम 60 से 64। और फिर वापस से मीर जाफर को 64 से 65। ये बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट नवाब है। कौन से? मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और वापस से मीर जाफर। इनको अपन पढ़ेंगे। पहले एक एक देख लेते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खान के बारे में पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खान 1707 से 1727 तक, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? जो बात यह है कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक बनकर इसने सबसे पहले यह घोषित कर दिया औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि बंगाल अब स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। मैं इस बंगाल का संस्थापक हूँ।
मुखिया हूँ, किसने बोला? मुर्शिद कुली खान, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक बना। ये पहली बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। साथ ही साथ इसने राजधानी जो ढाका थी बंगाल की, उस राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया। इसने मुर्शिद कुली खान ने राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद, ढाका से। साथ ही साथ मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? वित्तीय सुधार भी किए, ताकि बंगाल को और ज्यादा समृद्ध बनाया जा सके। वित्तीय सुधार भी किए। और जो जागीर के बड़े भाग होता था, उसको खालसा में बदल दिया, उसको खालसा बोला गया। ठीक है, इसी के शासनकाल में किसानों को अग्रिम ऋण दिया गया। किसानों को पहले से आगे का एडवांस ऋण दिया जाता था, जिसको तकाली ऋण बोला जाता था। ये इसी के शासनकाल में लागू हुआ था, मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में। तकाली ऋण क्वेश्चन आता है, तकाली ऋण किसके शासनकाल में लागू हुआ? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा ऋण था, किसानों को एडवांस में मतलब लोन दिया जाता था। और विदेशियों पर भी इसने नियंत्रण था। जितने भी यूरोपीय लोग थे, उन पे इसने नियंत्रण रखा था। बंगाल में कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है, कोई किलाबंदी नहीं करेगा, इस टाइप से उन पे इसने नियंत्रण रखा। मुर्शिद कुली खां का दामाद हुआ करता था, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के बाद में इनका दामाद बना 1727 से 39 में। इसने क्या काम किया है? इसने दो काम किए। सबसे पहले तो ये क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला था, मुगल बादशाह था, दिल्ली पे था। मोहम्मद शाह रंगीला से क्या किया? बंगाल और बिहार की सूबेदारी प्राप्त कर ली। ठीक है, बंगाल और बिहार की सूबेदारी किससे प्राप्त की? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसने सुजाउद्दीन। साथ ही साथ बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। समझ में आ रहा है कि इसने सूबेदारी बंगाल और बिहार की तो ली थी मोहम्मद शाह रंगीला से, और फिर इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया है, अलीवर्दी खां। अब इसके बाद में कौन आएगा? अलीवर्दी खां आएगा, क्योंकि ये नायब सूबेदार था बिहार का। अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ते हैं तो 1740 से 56 के बीच में ये आता है। अलीवर्दी खां ने क्या इंपॉर्टेंट काम किए वो यहाँ देख रहे हैं। देखिए, इसने मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह, इससे मान्यता ले ली, मान्यता प्राप्त कर ली, एक लिखित में ले लिया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का सूबेदार रहेगा। किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार कौन रहेगा? अलीवर्दी खान। ये किससे लिखित में लिया था? मोहम्मद शाह रंगीला से, क्योंकि उस टाइम पे मुगल साम्राज्य इसी के हाथ में था। दूसरी बात इसने क्या किया? दुर्गीकरण का विरोध किया। जितने भी ये यूरोपीय कंपनी वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया? अपनी कंपनी की तरफ चारों तरफ दुर्ग बनाना, किलाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसने दुर्गीकरण का विरोध किया। दुर्गीकरण में देखिए, चंदर नगर में फ्रांसीसी बसे हुए थे और कलकत्ता में ब्रिटिश बसे हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों का। लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी ये जो यूरोपीय लोग थे, ये नहीं रुके थे, ये अपना दुर्गीकरण काम कर रहे थे ही जा रहे थे। और जब इसके प्रयासों के बाद अलीवर्दी खां के जितने भी प्रयास थे वो सारे असफल हो गए। ये दुर्गीकरण का विरोध करता रहा, लेकिन वो नहीं रोकते रहे, इसी को हानि होती रही। तो अलीवर्दी खां ने बाद में बोला कि भाई, यूरोपीय लोगों से आप पंगा मत लो। अगर इनसे आप पंगा लोगे तो आपका ही मतलब लॉस होगा। अगर आप इनसे पंगा नहीं लेते हैं तो शायद आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। इसीलिए इसने बोला था, अलीवर्दी खां ने, कि यूरोपीय क्या है? मधुमक्खी के जैसे हैं। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी कि अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आपको काट लेंगे, लेकिन अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो शायद ये आपको शहद भी दे देंगे। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने बोला था अलीवर्दी खां ने। अपने 3 नवाब पढ़ लिए हैं, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां। ठीक है, इन नोट्सों को देखिए, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा और कंप्लीट एग्जाम तक याद रहेगा ना। ये शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही ये रहता है कि इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो एकदम लॉन्ग नोट्स होते हैं, बुक जैसा होता है, उसको बार बार नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को ही बार बार पढ़ा जा सकता है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। अगर आप इनको बार बार नहीं पढ़ोगे तो आपको 5 दिन बाद में ये समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है इतना शॉर्ट में। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार आपको पढ़ना है। यहां पे मैंने बोला था कि अब आएगा अलीवर्दी खां तक कलियर, सिराजुद्दौला की बात करेंगे। इसमें भी मैंने बोला है कि सिराजुद्दौला की अलग से बात करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिराजुद्दौला की बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला के बारे में अपन देखते हैं कि ये इनका जो टाइम पीरियड था 1756 से 1757 तक। देखिए, इनके शासनकाल से पहले 1740 में अंग्रेजों ने एक नीति लाई थी, समानता की नीति। समानता की नीति का मतलब, जब ये था अलीवर्दी खां, इसके टाइम काल में एक नीति लाई। समानता की नीति का मतलब, हम और जो मतलब मुगल जो नवाब है, ठीक है, मुगल बादशाह है या नवाब है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हम और वो बराबर हैं, हम समान हैं। हम भी अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, राजस्व ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की समानता की नीति लाई। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि हम और आप बराबर हैं, हम समान हैं, तो आपके दरबार में क्यों जाएंगे? देखिए, सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठा, देखिए, कोई भी जब अपना राज मतलब करता है, बैठता है गद्दी पे, तो उसके मतलब स्वागत के रूप में उपहार लिया जाता है। ठीक है,
उसका कई मतलब टाइप से स्वागत किया जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका स्वागत नहीं किया, उसके दरबार में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही साथ जो काशिम मजार की जो निरीक्षण के लिए भी अनुमति नहीं दी सिराजुद्दौला को, और जो दस्तक प्रणाली थी का दुरुपयोग हो रहा था। दुरुपयोग, दस्तक प्रणाली मतलब मुक्त व्यापार, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से परेशान आकर के सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनसे परेशान होकर के 15 जून 1756 में कलकत्ता पे इसने कब्जा कर लिया। कलकत्ता पे मुख्यतः काशिम बाजार और पोर्ट विलियम पे कब्जा किया था इसने। उसके 5 दिन बाद में 20 जून 1756 में क्या हुआ, काल कोठरी की घटना हुई। मतलब यहाँ पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी लोग थे या सैनिक लोग थे काशिम बाजार और फोर्ट विलियम पे, वहां पे उन सबको बंदी बना लिया इसने, सिराजुद्दौला ने। और बंदी बना करके एक बड़े से हॉल में इनको बंद करके लॉक लगा दिया गया। और वहां ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण सारे के सारे खत्म हो गए। कई इतिहासकार बोलते हैं कि सिर्फ एक इसमें से जिंदा बचा, कई बोलते हैं कि 22-23 जिंदे बचे, ठीक है। तो ये काल कोठरी की घटना हुई 20 जून 1756 को। अब इस घटना के विरोध में रॉबर्ट क्लाइव ने इसका विरोध किया और मद्रास से बंगाल आ गया। मतलब कि ये है अपना इंडिया, देखिए यहाँ पे मद्रास पड़ता है, यहाँ पे भी ये अंग्रेजों की एक मतलब प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। यहाँ पे जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और ये बंगाल था। तो ये यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसका विरोध करने के लिए। और कलकत्ता को पुनः जीत लेता है रॉबर्ट क्लाइव, कलकत्ता को पुनः अपने अंडर में ले लेता है। इसी के साथ में लेने के बाद में 9 फरवरी 1757 को एक अलीनगर की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इस संधि में क्या होता है कि नवाब ने 1.5 करोड़ रुपए दिए, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को दिए। मतलब वो बोला कि युद्ध में हार जाना होता है, हमें इतना नुकसान हुआ, वो भरपाई करो 1.5 करोड़ की। साथ ही साथ चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों के अंडर में था उस टाइम पे, वो भी हमें जीत करके हमें दो, तो वो भी अंग्रेजों को दिया। इस संधि के तहत अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, याद रखना। दस्तक प्रणाली भी हमारी लागू रहनी चाहिए, तो वो भी उस बात मान ली गई। और ब्रिटिशों के सिक्के जारी की अनुमति ले ली इन्होंने कि हम अपने सिक्के भी जारी करेंगे। इस टाइप से इन्होंने अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। लेकिन यह संधि होने के बाद में अंग्रेज लोगों ने विश्वास नहीं किया सिराजुद्दौला पर। उनके विरुद्ध क्या हुआ, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र जारी रखा इसने। षड्यंत्र जारी रखा। इस षड्यंत्र का ही परिणाम था कि 27 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला था उसके सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव अपनी तरफ कर लिया था, पहले ही पैसे देकर के या उसको गद्दी का लालच देकर के कि तेरे को हम नवाब बना देंगे, तू इसकी सेनापति है, अपनी सेना को युद्ध में मत उतारना। और मीर जाफर मुख्यतः क्या है कि तोप खानों का जो इसके अंडर में थे, तो तोप वोप चलाया ही नहीं। अब ये नहीं चलाया तो क्या हुआ कि बंगाल का नवाब किसको बनाया गया, मीर जाफर को, क्योंकि ये तो हार गया था। सिराजुद्दौला तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से हार गया, क्योंकि ये मीर जाफर उससे गद्दारी कर लिया। और इसको पहले से बोला गया था कि अगर तू हरा देगा तो हम तेरे को नवाब बना देंगे। तो इसके बाद में इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, किसको, मीर जाफर को, प्लासी के युद्ध के बाद में, सन 1757 के बाद। प्लासी के युद्ध का कारण देखिए, मुख्यतः 3 कारण। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, ये षड्यंत्र चल रहा था तो नवाब को भी परेशानी हो रही थी। काल कोठरी की घटना, जैसे कि सिराजुद्दौला ने ऐसा कर दिया। साथ ही साथ दुर्गीकरण, अंग्रेज लोग कलकत्ता में दुर्गीकरण कर रहे थे तो उसका भी विरोध कर रहा था। इन सब कारणों से प्लासी का युद्ध हुआ। देखिए एक बात आती है, प्लासी के युद्ध के पहले अंग्रेजों का सिर्फ मोटिव था व्यापार करना। उसके बाद हो गया उनका व्यापार तो करेंगे, लेकिन राजनीति के साथ, राजनीति में भी इंटरफेयर करने लगे, क्योंकि अगर राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक अपना व्यापार सही तरीके से नहीं चलेगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए सिराजुद्दौला का ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। आप एक बार इसको अच्छे से और पढ़ लेना, ये शॉर्ट नोट्स ले लेना, इसको बार बार पढ़ लेना, आपको एग्जाम तक भूलेंगे नहीं और एग्जाम में राइट आंसर मार के आओगे, ठीक है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बात को याद रखना। प्लासी के युद्ध के बाद में क्या क्या घटना हुई। प्लासी के युद्ध के बाद में मुख्यतः है कि बंगाल में सबसे शक्तिशाली हो गए कौन, अंग्रेज, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को तो हरा दिया। उसके बाद में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 2.5 करोड़ रुपए मीर जाफर से वसूले कि हम तेरे को नवाब बना दिए, अब तू हमें पैसे दे, युद्ध का हार जाने के रूप में पैसे दे। इससे 2.5 करोड़ रुपए ले लिए। ये वैसे परेशान हो गया मीर जाफर, यार क्या बला आ गई है। यहाँ से फ्रांसीसी कमजोर हो गए। फ्रांसीसी कमजोर इसलिए हो गए क्योंकि चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का क्या था, कब्जा था। चंद्रनगर फ्रांसीसियों को हरा करके अंग्रेजों को देना था, तो ये वैसे हो गया, अंग्रेज आ गए वहां पे, तो फ्रांसीसी कमजोर हो गए। कंपनी को 24 परगना की जागीरी मिल गई। तो ये हुआ प्लासी के युद्ध के बाद। साथ ही साथ 1760 में मीर कासिम नवाब बना दिया गया। मतलब 1756 में 57 में तो मीर जाफर को नवाब बनाया बंगाल का, लेकिन बाद में 1760 में मीर कासिम को बना दिया गया। मीर जाफर क्या थोड़ा प्रॉब्लम करने लग गया था अंग्रेजों को, तो वो उनको रास नहीं आ रहा था, इसलिए उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम थोड़ा चालाक था, इसने सोचा कि अंग्रेज मेरे को भी ऐसे ही परेशान करेंगे, इसलिए अपनी राजधानी को ही बदल देते अपन। जहां मुर्शिद कुली खान ने राजधानी बनाई थी ढाका से, तो वहां से मुर्शिदाबाद से हटा करके इसने क्या किया, मुंगेर ले आया अपनी राजधानी। और मुंगेर लाया, साथ ही साथ जो दस्तक प्रणाली था इस पर भी इसने रोक लगा दी कि यार अंग्रेज तो यहाँ पे फ्री व्यापार कर रहे हैं, कोई टैक्स वैक्स नहीं दे रहे हैं, ये दस्तक प्रणाली बेकार है, इसको हटाओ, मेरा राज्य नहीं चल पा रहा है, मेरे को टैक्स नहीं मिल पा रहा है। तो मीर कासिम ने ये काम किया। अब जब मीर कासिम ऐसा काम करेगा तो अंग्रेजों को फिर ये प्रॉब्लम करेगा, अंग्रेजों को बुरा लगेगा। तो हुआ बक्सर का युद्ध। मीर कासिम सोचा कि अपन अकेले तो लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से, क्या करते हैं 2-4 और नवाबों को इकट्ठा करते हैं। तो ये गया
किसके पास? मीर कासिम तो खुद था ही, शाह आलम द्वितीय ये दिल्ली का नवाब था, और सिराजुद्दौला अवध का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और ये दिल्ली वाला था शाह आलम द्वितीय। इन दोनों को मिला करके एक तरफ ये तीनों हो गए, और इधर आया हेक्टर मुनरो, जो बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को होता है। किन किन के बीच में होता है? हेक्टर मुनरो इधर, इधर होता है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। इन तीनों को ये हेक्टर मुनरो हरा देता है और ये जीत जाता है। तो ये बोला जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटिश भारत में ये कंफर्म हो गया है कि अब भारत पे किसका राज चलेगा? ब्रिटिश होगा, क्योंकि इतना बड़ा मतलब संगठन को एक तरह से हरा दिया उन्होंने। अब बचा ही कौन है भारत में? ठीक है, अब बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच में? ये मैंने अच्छे से यहाँ बता दिया, आप पढ़ लेना भाई। उसके बाद में हुआ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो संधियां होती है, एक 16 अगस्त को भी होती है, वो बाद में देखेंगे। ये जो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, ये किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। देखिए, दिल्ली का ये नवाब था शाह आलम द्वितीय, और ये हेक्टर मुनरो तो यहाँ पे लड़ाई जीता था। जो संधि करने आया था क्लाइव आया था, ये कंफ्यूज मत करना। इलाहाबाद की संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में थी। इस इलाहाबाद की संधि का परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये निकला था कि भारत में सबसे शक्तिशाली ये निकल करके आ गए ब्रिटिश। साथ ही साथ मीर जाफर को वापस नवाब मतलब बना दिया गया। किसको? मीर जाफर को। जहां 1757 में मीर जाफर को बनाया था, 1760 में हटा करके मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम अपनी चतुराई दिखाया, मुंगेर राजधानी बना दिया, दस्तक प्रणाली ऐसे हटा दिया, तो अंग्रेजों को फिर प्रॉब्लम होने लग गई और बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद में ये सोचा कि यार ये मीर जाफर ही सही है, कम से कम अपन जैसे बोलते थे वैसे करता था, अपना कठपुतली था। तो मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली के ये दरवाजे खुल गए, क्योंकि दिल्ली में शाह आलम द्वितीय को हार हो गई, तो वहां पे इनके रास्ते खुल गए। शाह आलम द्वितीय की हार हो गई और दीवानी अधिकार ले लिए। किसके? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दीवानी मतलब टैक्स वैक्स लेने का, अपने अंडर में लेंगे कि हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा का टैक्स हम लेंगे। ये हुआ इलाहाबाद की संधि का परिणाम। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन बाद में 16 अगस्त 1765 में हुई। ये किस किस के बीच में? इधर तो क्लाइव था ही, इधर शाह आलम द्वितीय न होकर के सुजाउद्दौला था। ये सुजाउद्दौला कहाँ का था? अवध का था, अवध का नवाब था। ये भी बक्सर के युद्ध में भाग दिया था, तो इसके साथ भी एक संधि हुई। ठीक है, दूसरी संधि। इसमें क्या हुआ था? अवध में मुक्त व्यापार का अधिकार, कि अवध में हम व्यापार करेंगे, कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, इसका हमें राइट दे दो। तो ये वहां से अधिकार ले लिया, और अवध में अपनी सेना भी रखेंगे पर ब्रिटिश लोग अपनी सेना रखने की भी अनुमति ले ली कि हमारी सेना अवध में रहेगी, और जब भी कहीं पे जाना होगा, जब भी कहीं युद्ध होगा, तो अवध से जाएगी। मतलब अवध को एक अड्डा बना लिया था उन्होंने एक तरह से। ठीक है, ये हो गई दूसरी संधि। अब इसके बारे में बात करते हैं एक रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इस रॉबर्ट क्लाइव ने द्विवेद शासन लागू किया था बंगाल में 1765 में। 1765 में द्विवेद शासन लागू किया। द्विवेद शासन का मतलब होता है निजामत, एक तरह से एक तरफ दीवानी। दीवानी का मतलब वित्त, फाइनेंस, टैक्स और लेखा जोखा। ये सारा हम काम करेंगे, कौन? ब्रिटिश लोग करेंगे। ये काम करेंगे ब्रिटिश लोग। और निजामत जैसे सेना, न्याय और आंतरिक सुरक्षा, ये काम होता था नवाब को दे दिया कि आंतरिक सुरक्षा आप देखो, कोई भी न्याय मतलब प्रॉब्लम हुआ आप संभालो, सेना वेना आप संभालो, इसका खर्चा वर्चा आप उठाओ, न्याय भया ये सब आप करो, बस हमें फाइनेंस, टैक्स वगैरह ये हमें देखना है। तो ये द्विवेद शासन लागू किया था। साथ ही साथ ये भी देख लेना है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको बैन भी कर दिया था। 1772 में, 1765 में लागू, 7 साल के बाद में वारेन हेस्टिंग ने इसको बैन कर दिया था द्विवेद शासन को। अब अपन ने बंगाल देख लिया है पूरा अच्छे से। बंगाल को अपन ने अच्छे से देख लिया, बंगाल पर किस प्रकार से अंग्रेजों ने कब्जा किया। अवध को देख लेते हैं, बंगाल के ही पास में पड़ता है। देखिए, ये है इंडिया, ये है इंडिया, मान लीजिए यहाँ पे पूरा बंगाल, ये वाला एरिया अवध था। अब अवध को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अवध में ज्यादा नहीं, 2 को पढ़ना है। अवध में एक तो सुजाउद्दौला को पढ़ना है। ठीक है, सुजाउद्दौला के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग करता है ये सुजाउद्दौला। ये मराठों के विरुद्ध होता है। ठीक है, इधर होता है मराठा और इधर होता है अहमद शाह अब्दाली, इसका साथ देता है, ये जीत जाते हैं। दूसरी बात है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, ये मैंने अभी बताया। ठीक है, तीसरी बात है कि शाह आलम द्वितीय को इसने शरण दिया था, दिल्ली का जो था इसको शरण सुजाउद्दौला ने दिया था। अवध में दस्तक प्रणाली लागू, ये मैंने यहाँ पे भी बताया। अवध में जो दस्तक प्रणाली या मुक्त व्यापार का अधिकार यही था। ठीक, और बक्सर में ये हार गया था। बक्सर के युद्ध में तो ये सुजाउद्दौला है ना, मीर कासिम सब हार गए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं अवध का एक अंतिम नवाब भी देख लेते हैं। अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। याद रखना है, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसके टाइम पे गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी ने 1856 में क्या किया था? अवध पे हड़प का जो अपनी नीति से अवध को हड़प लिया था। डलहौजी ने अवध को हड़पा था। ठीक है, 1856 में। ठीक, और कलकत्ता भेज दिया था वाजिद अली को, और अवध को हड़पा था कि कुशासन का आरोप लगा रखे कि अवध पे शासन ये जो कर रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है, जनता परेशान है, हम इस पे शासन अच्छा करेंगे। तो कुशासन का आरोप लगा कर 1856 में डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति थी उसके तहत अवध को भी अपने अंडर में ले लिया था। तो ये अपना टॉपिक हो गया है। ठीक है, बंगाल वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको बार बार पढ़ लेना। ये जो है ना शॉर्ट नोट्स में आपको दे रहा हूं, आपको जरूरत पड़े तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं।
कोई बात नहीं, देखिए एजुकेशन में जितना पैसा लगता है उसको खर्च नहीं बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, आज 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को ये 100 रुपए आपको 10,000 दिला सकते हैं। ठीक है, 20,000 दिला सकते हैं। ठीक है, एक तरह से। तो बात यह है कि इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बाकी चीजों में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एजुकेशन में ये इन्वेस्ट है। आज अगर आप कुछ कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, तो आपको आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं, कोई भी एकदम कचरा नहीं दे रहा हूं कि मैं इसको पेड कर रहा हूं और गलत चीज है। अच्छा चीज डिलीवर कर रहा हूं तो ठीक है, बनता है इतना तो आप अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मिल जाएगा। और अपना जो प्रोसेस है, पहले थ्योरी, फिर वन लाइनर, उसके बाद में पीवाईक्यूज, और लास्ट में पीवाईक्यूज देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक बना लोगे। आप थ्योरी वन लाइनर कर लिए, पीवाईक्यूज ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, इतना तो अपने कंटेंट में दम है। तो आप सभी से लास्ट बार एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों से थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। ओके।